हूं। और सबसे बड़ी चीज कि आज इस वक्त न्यूज पॉइंट में आप लोग जानते हैं कि ये जो पीछे दिखाई दे रहा है ये दीक्षा भूमि है। ये दीक्षा भूमि है और यहाँ पर एक ऐतिहासिक इसका महत्व है। इन सब पे हम चर्चा करेंगे, दीक्षा भूमि की बात और यहाँ हम क्यों आए हैं। एक्चुअली नागपुर में हम हैं और नागपुर में अगर यहाँ से न्यूज पॉइंट करना हो तो इससे बेहतर जगह और क्या हो सकती है। इसलिए दीक्षा भूमि में हम लोग आए हुए हैं। प्रशांत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप जान रहे हैं लगातार प्रशांत जी के साथ हम अलग अलग जगहों से, महाराष्ट्र के अलग अलग कोने से आप तक पहुंचा रहे हैं बहुत सारी खबरें, और वो भी ग्राउंड जीरो से। तो आज नागपुर में हम लोग और दीक्षा भूमि के सामने और इस कार्यक्रम को यानी न्यूज पॉइंट को लेकर आ रहे हैं। तो न्यूज पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। और मैं राजीव हूं और मेरे साथ प्रशांत टंडन जी हैं। ये परिचय जरूरी है, कई लोग नए जो नहीं जानते हैं उनके लिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि दिन भर क्या कुछ हुआ उसका एक रिकैप उसको कर लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और दिन भर में इसी नागपुर में आज प्रियंका गांधी थी और नागपुर के बगल में गढ़चिरौली है, वहां भी प्रियंका गांधी थी। तो दो जगहों पर प्रियंका गांधी, और इसी नागपुर में प्रियंका गांधी और अमित शाह का आमना सामना होना था। लेकिन अमित शाह जी जो हैं उनकी 4 सभाएं थी, चारों सभाएं फाइनली कैंसिल हो जाती हैं और उनको अचानक दिल्ली रवाना होना पड़ता है। दिल्ली क्यों रवाना होना पड़ता है इसके बारे में बहुत सारी बातें होती हैं और ये भी कहा जा रहा है कि इसलिए रवाना होना पड़ा उन्हें क्योंकि उनको मणिपुर के ऊपर, मणिपुर में जो इस वक्त स्थिति पैदा हुई है उसके लिए उनको विशेष मीटिंग लेनी पड़ी। स्पेशल मीटिंग्स के कारण उनको वहां जाना पड़ा, दिल्ली जाना पड़ा। प्रधानमंत्री विदेश में हैं और इधर मणिपुर में जो हो रहा है उसको लेकर बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है ये तो पता नहीं, लेकिन इधर राजनीति में जो चल रहा है उबाल जो है उसमें मणिपुर का जिक्र बार बार आ रहा है। चाहे राहुल गांधी कल बात कर रहे थे, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हों, चाहे प्रियंका गांधी हो या और भी नेता, ये सब इस बारे में बात करते हैं। दूसरी तरफ एक महत्वपूर्ण बात कि आज जब प्रियंका गांधी गढ़चिरौली और इधर नागपुर में थी, खासकर गढ़चिरौली में उनका भाषण बहुत ही शानदार रहा और उस भाषण में उन्होंने बहुत सारे मुद्दों को उठाए और उसमें से एक मुद्दा जो लगातार जिस पर बात हो रही है, जो अदानी अंबानी का मसला है, उस मसले पर भी उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी है। आइए वहीं से शुरुआत करते हैं। प्रियंका गांधी अब मोदी और अदानी के संबंधों को लेकर क्या कह रहे हैं और कह रही हैं और क्या कह रही हैं वो कि एक है तो सेफ हैं। सेफ वर्ड को इंग्लिश में 2 तरह से देखा जाता है। एक सेफ जो तिजोरी जिसको कहते हैं और एक सेफ मतलब आप सुरक्षित हैं। इन दोनों के जिक्र को यहाँ लाते हुए और उसको समझाते हुए प्रियंका गांधी सीधा हमला कर रही हैं नरेंद्र मोदी पर। सुनिए जरा। इनकी बातों में गहराई नहीं है, सिर्फ नारेबाजी है। बड़े बड़े नारे देते हैं, एक है तो सेफ है। सेफ अंग्रेजी का शब्द है, इसके 2 मायने होते हैं अंग्रेजी में। एक तो होता है सेफ जो सुरक्षित होता है, दूसरा होता है सेफ जो तिजोरी होती है। और पूरा देश जानता है मोदी जी कि आपके राज में एक ही सेफ है, अडानी जी, और वही अडानी जी आपकी तिजोरी भी रखते हैं। इनके राज में ना किसान सुरक्षित है, ना मजदूर सुरक्षित है, ना मेरी बहनें सुरक्षित हैं, ना यहाँ के उद्योग सुरक्षित हैं। क्या सुरक्षित है? सिर्फ खोखले नारे देते हैं, चुनाव के समय आ जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चुनाव के बाद कुछ होता नहीं है। तो सुन रहे थे आप, यहाँ पर बड़े बड़े वादे करते हैं और ध्यान जो देना चाहिए नरेंद्र मोदी को, उनकी पार्टी को, वो ध्यान नहीं दिया जाता है, ये कह रही हैं प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी लगातार हमलावर रही हैं पिछले दिनों, खासकर कल भी जब कोल्हापुर में थी वो वहां पर भी और शिरडी में भी उन्होंने सीधा हमला बोला था नरेंद्र मोदी पर। आज भी हमला बोलते हुए अदानी का मामला हो, संविधान का मामला हो, जाति आधारित जनगणना का मामला हो, एक है सेफ है या बटेंगे कटेंगे, जितनी भी चीजें हैं ये इन तमाम मसलों पर घेरते हुए यहां पर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी या महाविकास अघाड़ी के नेता दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ इसी मसले पर, यहीं पर इसी गढ़चिरौली की सभा में आज प्रियंका गांधी ने किसानों का जिक्र करते हुए, और खासकर किसानों का जिक्र वो भी अगर आप विदर्भ में हैं
अगर आप गढ़चिरौली में हैं या अमरावती में हैं या नागपुर में हैं, इन सब या अकोला में हैं और आप किसानों का जिक्र न करें तो आप कहीं ना कहीं मूल मुद्दे से लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। और शायद कांग्रेस इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानती है, क्योंकि कांग्रेस को लोकसभा में इन्हीं मुद्दों के आधार पर बहुत फायदा हुआ था और पिछले चुनाव में भी फायदा हुआ था। और उसका यानी किसानों की समस्याओं का जिक्र करते हुए आज प्रियंका गांधी ने सीधे सीधे तमाम मसलों को, चाहे वो कपास यानी कॉटन की बात हो, चाहे सोयाबीन की बात हो, चाहे प्याज की बात हो, दूध की बात हो, संतरा की बात हो, इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए प्रियंका गांधी नजर आई। और इन सब को लेकर क्या कुछ कहा है प्रियंका गांधी ने वो भी सुन लेते हैं और फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। सुनिए। आपको याद होगा कि कपास का रेट कितना होता था कांग्रेस के समय में? 8,000 रुपए मिलते थे, अभी 6,000 रुपए हैं। कपास का आयात करके आपके कपास का दाम घटाया है। ये हैं इनकी नीतियां। 10 सालों से सोयाबीन का रेट का जो दाम है वो बढ़ा नहीं है। कांग्रेस के समय में 7,000 8,000 रुपए होता था, आज 4,100 रुपए है। तो आप ही सोचिए कि आगे बढ़ने के बजाय आप पीछे हट रहे हैं। किसानों की कमाई बढ़नी चाहिए, समय के साथ वो घटती चली जा रही है। प्याज का निर्यात बैन कर दिया, बैन हटाया क्योंकि आप लोगों ने कहा कि ये ठीक नहीं है, बैन हटाया, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी, 50 लाख टन फसल बर्बाद हुआ। दूध के उत्पादक जो किसान हैं उनको सही दाम नहीं मिलता। संतरे के निर्यात पर ड्यूटी बढ़ा दी। खेती का सामान सब महंगा हो गया है, आज हर चीज पे जीएसटी है। तो आप बताइए आगे कैसे बढ़ेंगे? यहाँ पे आप प्रियंका गांधी को उन तमाम मामलों को रखते हुए जिनसे किसान प्रभावित हो रहे हैं और जीएसटी तक का अपना इस बात को आगे बढ़ा रही हैं, और यानी मूल समस्याओं को लेकर प्रियंका गांधी यहाँ आई। इसके अलावा प्रियंका गांधी जब नागपुर पहुंची तो उन्होंने रोड शो किया। रोड शो में एक अलग तस्वीर देखने को नजर आई, क्योंकि काफी भीड़ जिस जगह से वो गुजर रही थी, तस्वीर ले आइए अगर स्क्रीन पर लेके आ सकते हैं तो, और फुल स्क्रीन ला सकते हैं तो और भी बेहतर है। लेकिन बहुत मजेदार है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ आज मोर्चा संभाले हुए प्रियंका गांधी नजर आ रही थी। जरा ये देख लीजिए यहाँ पर नागपुर में, क्योंकि नागपुर जो है ये एपी सेंटर है। 3 अलग अलग तरह से उसको माना जाएगा, जिसमें से एक एपी सेंटर यहाँ बौद्ध धर्म का भी है, और जिसमें दीक्षा भूमि, जहाँ से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इस दीक्षा भूमि के बारे में और चर्चा हम करेंगे। लेकिन जरा सुन लेते हैं यहाँ पर नागपुर में आज जब प्रियंका गांधी थी तो क्या चल रहा था। के साथियों को बार बार शुभकामनाएं लेकिन अफसोस ये कि जीतने की महाविकास अघाड़ी की महाराष्ट्र के साथियों को बार बार शुभकामनाएं दोस्तों, दरअसल प्रियंका गांधी जिस रास्ते से गुजर रही थी उसी राह में बीजेपी का मुख्यालय भी आता है, और इसीलिए उन लोगों को शुभकामनाएं दे रही थी और कह रही थी कि आरएसएस और भाजपा वालों आपको शुभकामनाएं, लेकिन जीतेगी तो महाविकास अघाड़ी ही, जीत होगी तो महाविकास अघाड़ी की ही। ये बात यहाँ पर नागपुर में गरजते हुए प्रियंका गांधी को अभी आप सुन रहे थे। तो प्रियंका गांधी इधर नागपुर में और गढ़चिरौली में थी, और उसके अलावा इसी नागपुर में आज बीजेपी के कई नेता भी थे, और उसमें से 2 तो उनके पुराने और नए स्टार थे। स्मृति ईरानी थी पुरानी स्टार, और नई स्टार को आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। मैं तो नाम उनका भूल जाता हूं, इसलिए अभी नाम याद नहीं आ रहा है। चलिए खैर, लेकिन वो भी स्टार रही हैं और अब राजनीति में आ गई हैं। तो ये बीजेपी की बात।
लेकिन दूसरी तरफ थोड़ा यहाँ से बाहर निकलते हैं हम। जब दीक्षा भूमि से इस कार्यक्रम को कर रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ से आगे निकलकर झारखंड की ओर चलना चाहता हूँ, ले चलना चाहता हूँ आपको। और झारखंड में हेमंत सोरेन आज गरजते हुए, रोज गरजते हैं लेकिन आज फिर से गरजते हुए नजर आए। और आज जब वो अपनी बात रख रहे थे तो उसमें आदिवासी हित की बात कौन करता है, कौन सोचता है, ये बताते हुए और मणिपुर आदिवासी और विस्थापन नीति, इन सब की बात कर रहे थे आज हेमंत सोरेन। सीधे हमला वहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश की यात्रा पे हैं। सुनिए हेमंत सोरेन को। मणिपुर में आदिवासी महिलाओं के साथ क्या हो रहा है? आज तक वहां उसी की सरकार है। आज तक प्रधानमंत्री वहां जाने से उनकी हिम्मत नहीं जुटी, गृह मंत्री का जाने का हिम्मत नहीं जुटा, वहां का चेयरमैन एक शब्द नहीं बोल सकता है और यहां बोलता है हम आदिवासी का ही केसरी। बड़ा अजीब स्थिति है। बोलते हैं कि सरकार में आएंगे तो विस्थापन नीति आएंगे, लाएंगे। अरे विस्थापन नीति तुम लाओगे तब, आओगे तब ना कुर्सी में। हम लोगों ने तो पहले ही बना लिया विस्थापन नीति, अब उसको लागू करना है। और उसी के तहत यहाँ पर जितने भी खनन कार्य होंगे, उद्योग लगेंगे, 75% हमारे स्थानीय नौजवानों को वहां रोजगार मिलेगा। ये हमने कानून बनाया। और ये लोग सिर्फ वोट डालो और राज करो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यही करो, यही उनका भाषण, यही उसका आश्वासन। ये देश के लोकतंत्र को तोड़ना चाहते हैं, संविधान खत्म करना चाहते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात बोलते हैं ये लोग। पूछिए इन्हीं के मुख्यमंत्री असम के जो साल भर से यहां मंडरा रहा है, अपना राज्य तो बाहर से डूब के बर्बाद हो रहा है, लेकिन वहां छोड़ करके झारखंड। तो सुन रहे थे आप मणिपुर का जिक्र करते हुए आदिवासियों के हित की बात, विस्थापन नीति की बात और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोलते हुए यहाँ हेमंत सोरेन नजर आ रहे हैं। तो उधर झारखंड में भी बहुत ही रोचक मुकाबला और पहले फेज में ये माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन की पार्टी और इंडिया गठबंधन वहां आगे चल रहा है, ये कहा जा रहा है, जो टॉक ऑफ द टाउन या टॉक ऑफ द स्टेट कहें तो। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा जब मणिपुर का जिक्र आ रहा है तो एक जानकारी और दे दूं कि एनपीपी जो कॉनराड संगमा की पार्टी है उसके 7 विधायक हैं और 7 ने बीजेपी से समर्थन वापस ले लिया है। एक बहुत ही उथल पुथल वाली स्थिति मणिपुर में है और मणिपुर का प्रभाव कितना इन दोनों राज्यों के चुनाव पर पड़ेगा ये देखा जाएगा आने वाले समय में। लेकिन जब हम यहाँ नागपुर में हैं और नागपुर की दीक्षा भूमि से ये इस कार्यक्रम को पेश कर रहे हैं तो ये दीक्षा भूमि क्या है ये जानना जरूरी है। हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं प्रशांत टंडन जी और स्क्रीन पर कुछ और साथी हमारे जुड़े हुए हैं, उनको भी ले आइए। स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए तमाम साथियों को स्क्रीन पे ले आइए और फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। देखिए इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। प्रोफेसर रविकांत जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जुड़े हुए हैं प्रेम कुमार जी, जुड़े हुए हैं राहुल लाल जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। आप चारों का स्वागत है, इस्तकबाल है और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्तों साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं या जो जुड़ने वाले हैं आप सबका भी। सीधे आना चाहता हूं पहले यहाँ प्रशांत टंडन जी आपके पास, क्योंकि दीक्षा भूमि और इस दीक्षा भूमि ऐतिहासिक जगह नागपुर में, यहाँ से कई लोग पूछेंगे कि यहाँ से आप कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं। जवाब तो देना पड़ता है, हमारे दर्शकों के साथ ईमानदारी तो बरतनी पड़ती है कि ये क्यों जरूरी है कि हम न्यूज पॉइंट को यहाँ से करें। जी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की राजनीति में जब संविधान का विमर्श सामने है और संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दीक्षा भूमि के सामने से इस प्रोग्राम को करने का औचित्य बनता है। दूसरी बात देखिए, 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ा था और बौद्ध धर्म अपनाया था इसी दीक्षा भूमि में, जिसके बाद में ये स्तूप बनाया गया तो और लाखों अनुयायियों के साथ। और हर साल 14 अक्टूबर को यहाँ पे लाखों लोग जमा होते हैं और बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। बौद्ध धर्म को क्यों अपनाते हैं? क्योंकि वो जात पात के जो छुआछूत जात पात है उससे मुक्ति पाना चाहते हैं, इसलिए वो बौद्ध धर्म अपनाते हैं। यही वजह डॉक्टर अंबेडकर की भी थी।
डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाने के बहुत समय पहले ही कहा था कि मेरा जन्म एक हिंदू के तौर पे हुआ है, लेकिन मेरी मृत्यु एक हिंदू के तौर पे नहीं होगी। ये उन्होंने कहा था, जातिवादी प्रथा से खिन्न होकर कहा था ये बात। जीवन भर वो इसके खिलाफ संघर्ष करते रहे। इसलिए जब आज सामाजिक न्याय की बात हो रही है, जब आज सामाजिक न्याय राजनीतिक विमर्श का एक हिस्सा बना हुआ है, जब 50% आरक्षण की लिमिट को हटाने की बात हो रही है, जब संविधान राजनीतिक विमर्श का हिस्सा, मेन स्ट्रीम राजनीतिक विमर्श का हिस्सा है, उस वक्त दीक्षा भूमि की अहमियत बहुत है और इसलिए हम लोग यहाँ के सामने से कर रहे हैं प्रोग्राम। ये बड़ा अनोखी जगह है नागपुर और विदर्भ कि 3 ऐसी विचारधाराओं का संगम है यहाँ पे। यह संगम तो नहीं है, लेकिन 3 विचारधाराएं यहाँ पे दिखाई देती हैं, जिनके एक दीक्षा भूमि जिसके सामने हम लोग खड़े हैं, वो सामाजिक न्याय, संविधानवाद, अम्बेडकरवाद, इन सब का एक प्रतीक है। यहीं से कुछ दूरी पर महात्मा गांधी का सेवाग्राम है, आश्रम है वर्धा में, और आरएसएस का हेडक्वार्टर है। ये तीनों विचारधाराएं भारत की राजनीति में आज के दौर पर जो है वो प्रभावित राजनीतिकों समाज को कर रही हैं। इसलिए दीक्षा भूमि के सामने से करना बहुत आवश्यक है। और एक आखिरी बात, जब हम लोग आगे राजनीतिक चर्चा करेंगे तब विदर्भ की बात का राजनीतिक अहमियत भी बताएंगे। बिल्कुल प्रशांत जी, विदर्भ की बात और दीक्षा भूमि पर स्पेशल इसलिए क्योंकि दीक्षा भूमि क्यों जरूरी है, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ नागपुर में अगर हम 3 विचारधाराओं का संगम यहाँ देखते हैं, संगम नहीं है, तीनों विचारधारा अलग अलग हैं, संगम बिल्कुल नहीं कह सकते, लेकिन तीनों विचारधारा एक ऐसी जगह पे जिसे नागपुर कहते हैं, और यहाँ पे और ये एरिया, एक क्षेत्र विदर्भ कहलाता है। अगर कल को विदर्भ अलग राज्य बने तो यहाँ की राजधानी कहलाएगी ये नागपुर। तो वैसे में ये जानना जरूरी है। और वहीं पर अब पॉलिटिकल एपिसेंटर ऐसा बना हुआ है कि यहाँ पर सारे कमरे होटल्स के जितने भी होटल हैं, बड़े छोटे सब भरे हुए हैं, नेताओं का तांता लगा हुआ है, ये कह लीजिए। सड़कें जो हैं वो पटी पड़ी हैं और होटल्स पूरा भरे पड़े हैं, कहीं कोई खाली नहीं। आज की तारीख में अगर कहीं आपको कोई रूम लेना हो तो आप नहीं ले सकते, ये स्थिति है। चलिए खैर, लेकिन ये इसलिए क्योंकि पॉलिटिक्स है, राजनीति है। और कल इसी महाराष्ट्र में कल शाम 6 बजे से प्रचार कार्य समाप्त हो जाएगा, यानी आप चुनाव प्रचार बंद कर देंगे, शोरगुल चुनाव प्रचार का बंद हो जाएगा। और वो बंद उधर भी होगा, झारखंड में भी होगा। लेकिन इसीलिए ये जरूरी है यहाँ जानना, और इसलिए यहाँ पर भीड़ है, इसीलिए यहाँ पर और एपिसेंटर है तो लोग सबसे ज्यादा यहाँ हैं, इसके बाद मुंबई में हैं। कल आप लोगों ने देखा कि हम लोग बारामती में थे, बारामती से पहले मुंबई से पुणे गए, पुणे से बारामती, फिर बारामती से पुणे, और आज सुबह सुबह पुणे से नागपुर आए हैं। और नागपुर से आज हम पहुंचे दिन में अमरावती, और अमरावती से भागकर फिर अभी नागपुर आए हैं ताकि आप लोगों तक। अमरावती क्यों गए थे? इसलिए क्योंकि किसानों का मुद्दा, और अमरावती किसानों के मुद्दे पे एपिसेंटर, इसलिए अमरावती, उस पर अलग किसानों की राय, ये अलग से एक रिपोर्ट आज है हमारे इसी चैनल पर, हम कुछ 1 घंटे में डालेंगे, उसको देखिएगा आप। लेकिन दूसरी तरफ बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनीति किस दिशा में जा रही है। अब आइए उस पर चर्चा करते हैं, और उस पर भी ओपनिंग चाहूंगा, कमेंट जल्दी से कर लें। एक छोटा कमेंट, प्रशांत टंडन जी, महाराष्ट्र की राजनीति किस दिशा में जा रही है। फिर सीधे आएंगे प्रोफेसर रविकांत जी के पास, प्रेम कुमार जी हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास भी आते हैं। फिर राहुल लाल जी भी महाराष्ट्र घूम के आए हैं, उनके पास भी, और अमलेंदु उपाध्याय जी के पास भी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। यहाँ होटल के कमरे क्यों नहीं मिल रहे, अभी आप कह रहे थे, क्यों यहाँ पे नेताओं का जमावड़ा है। यहाँ पे प्रियंका गांधी हैं, राहुल गांधी आके जा चुके हैं, यहाँ पे नितिन गडकरी का तो घर ही है, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस का घर है, और चुनाव भी यहीं से लड़ रहे हैं। नाना पटोले भी इसी इलाके से आते हैं, पास की एक सीट से चुनाव लड़, पास के इलाके से विजय वट्टेटीवार लड़ रहे हैं, वो भी नेता प्रतिपक्ष है महाराष्ट्र में, कांग्रेस पार्टी के। तो और यहाँ पे कंगना रनौत का रोड शो हो रहा है, प्रियंका गांधी का हो रहा है, अमित शाह को भी आज आना था, वो मणिपुर की वजह से शायद उनका आज प्रोग्राम जो है वो पोस्टपोन हुआ है या कैंसिल हुआ है।
मसला ये है राजीव जी कि इस विदर्भ में 62 सीटें हैं और ये विदर्भ एक ऐसा बैटल ग्राउंड है जो तय करेगा कि मुंबई के मंत्रालय में किसका राज होगा। एकनाथ शिंदे रहेंगे कि देवेंद्र फडणवीस आ जाएंगे या कांग्रेस की तरफ से कोई होगा या शिवसेना उद्धव ठाकरे होंगे। ये तय होगा यहीं से, विदर्भ से तय होगा। विदर्भ कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड रहा है 2014 तक। 2014 के बाद यहाँ बीजेपी ने अपना पैर पसारना चालू किया। बीजेपी की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हुई 2014 के विधानसभा में और 2014 में 44 सीटें बीजेपी लेकर आई, लेकिन 2019 में वो कम हुई और 29 सीटें रह गई। अब 2024 में एक संकेत लोकसभा के असेंबली सेगमेंट से आ रहा है और लोकसभा के असेंबली सेगमेंट में महाविकास आघाड़ी 42 सीटों पर आगे थी। यहाँ पे 10 लोकसभा सीटें भी हैं। उन 10 में से केवल 3 लोकसभा सीटों पर जो है महायुति या एनडीए कामयाब हुई थी। तो धीमे धीमे कांग्रेस यहाँ पे वापस आती हुई दिखाई दी है। अब तक विधानसभा में क्या कांग्रेस इस स्थिति को रिटेन करती है? अगर कांग्रेस रिटेन करती है तो आप ये समझिए कि महाविकास आघाड़ी के अच्छे दिन आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, किसके अच्छे दिन आएंगे किसके बुरे दिन आएंगे ये सब कुछ देखा जाएगा और आने वाला वक्त ज़्यादा समय नहीं है क्योंकि 23 तारीख को रिजल्ट आना है, 20 तारीख को चुनाव होने हैं, मतदान है और उससे पहले गहमा-गहमी तेज है। अब चलते हैं सीधा प्रोफेसर रविकांत जी के पास। दीक्षा भूमि से प्रोफेसर रविकांत जी हम न्यूज पॉइंट लेकर आ रहे हैं और एक शानदार जगह आप अच्छी तरह से जानते हैं। कुछ दिनों पहले आप यहाँ आए हुए थे, मुझे ध्यान आता है, और यहीं से ये कार्यक्रम और ये यहाँ जानना ज़रूरी है कि यहाँ की राजनीति की एक छोटी सी जो उसकी रूपरेखा यहाँ पर रख रहे थे प्रशांत टंडन जी। अभी अमरावती के बारे में भी हम बात करेंगे, किसानों की समस्याओं की बात करेंगे और तमाम नेता जो यहाँ बिल्कुल कहें तो डेरा डाले हुए हैं उनमें से कुछ लोगों का जिक्र हम कर चुके हैं, कुछ लोगों की बात और भी करेंगे। लेकिन पहली आपकी ओपनिंग प्रतिक्रिया इस पे। शुक्रिया राजीव जी। देखिए, आपने जिक्र किया, मैं पिछले साल ही धम्म दिवस पर यहीं पे था और वहाँ पे मैंने कुछ बातचीत रखी थी। तो मेरे लिए एक बड़ा अवसर था कि बाबा साहब की उस भूमि पर जिसमें उन्होंने धर्मांतरण किया और इसकी पृष्ठभूमि प्रशांत जी ने बताई। ये जो चुनाव है, मैं थोड़ा सा दूसरे नजरिए से आज बात करना चाहता हूं। ये चुनाव महायुति बनाम एमबीए सिर्फ नहीं है। एक तरफ आपको हम सबको ये लग रहा है कि बीजेपी है, शिवसेना है और एनसीपी है, दूसरी तरफ कांग्रेस है। ये चुनाव अंबानी बनाम एमबीए भी है, पूरा कारपोरेट। और इस बात को अंबानी ज्यादा अच्छे से जानते हैं। धारावी में जो जमीन उनको मिली, मुंबई एयरपोर्ट का ठेका जो उनको मिला, तमाम स्टेक वहां पे उनका है। उन्हें मालूम है कि अगर महायुति गठबंधन सत्ता में नहीं आता है तो ये जमीनें उनके पास रहेंगी कि नहीं रहेंगी, कि उद्धव ठाकरे इस बात को कह चुके हैं। इसलिए चुनाव ये अंबानी साहब भी लड़ रहे हैं, केवल बीजेपी नहीं लड़ रही है। और उसके लिए जो महाराष्ट्र से खबरें आ रही हैं, आप जमीन पे हैं, आप वहां के आंखों देखा हुआ हाल बता रहे हैं और हम लोगों का भी मार्गदर्शन कर सकते हैं कि महाराष्ट्र में चुनाव में कितना पैसा झोंका जा रहा है। एक खबर एक बड़े पत्रकार ने ब्रेक की थी कि 3400 करोड़ रुपया महाराष्ट्र के चुनाव में दिया गया है। क्या वो वहां पे चल रहा है खेल सारा कुछ? और इसके जरिए जो हो रहा है या जो करने की कोशिश थोड़ा सा की जा रही करेक्शन है, कर दीजिए प्रोफेसर साहब थोड़ा सा करेक्शन कर दीजिए। वो अदानी है, अंबानी नहीं। सॉरी, अडानी, बिल्कुल अदानी का जिक्र। हाँ, अडानी साहब।
तो पूरा स्टेक अडानी का लगा हुआ। अब इस वजह से ये चुनाव एमबीए के लिए, महाविकास आघाड़ी के लिए थोड़ा सा मुश्किल वाला हो गया है कि जहां आप वोट खरीदने पर उतारू हो जाए और जो गरीब वंचित तबका है उसको आप भ्रमित कर लें। पहले तो बटेंगे तो कटेंगे चला, वो चल नहीं पाया। यहां तक कि महायुति गठबंधन को भी लगा कि ये हमारे लिए मुश्किल पैदा करेगा, तो उनके साथियों ने ही उसको हटा दिया, छोड़ दिया कि नहीं नहीं ये यहां नहीं चलेगा, ये उत्तर प्रदेश में चलता होगा। अब महाराष्ट्र की जो स्थितियां हैं, जिसको आप विदर्भ में देख रहे हैं और आप होकर के आए हैं बाकी और जगहों से, और ये जो नागपुर है वहां पे आरएसएस का भी हेडक्वार्टर है, आरएसएस की भी साख दांव पर है, नितिन गडकरी की भी साख दांव पर है, लेकिन सबसे ज्यादा जिसका स्टेक दांव पर है वो अडानी साहब हैं। इसलिए चुनाव सिर्फ बीजेपी बनाम कांग्रेस नहीं है या महायुति बनाम एमबीए नहीं है, ये चुनाव अडानी बनाम एमबीए भी है। अब इसमें देखना है किसानों का मुद्दा, और राहुल गांधी बार बार जिस बात को रेखांकित कर रहे हैं, कल बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी राहुल गांधी ने कि राहुल गांधी की छवि कब से खराब की जानी शुरू हुई, जब भट्टा परसौल का आंदोलन उन्होंने किया जी, जब भूमि अधिग्रहण बिल लेकर के वो आए, तो किसानों के फायदे के लिए जब राहुल गांधी मोर्चा संभालते हैं, यानी वो पूंजीपतियों को कौड़ी के दाम पर जमीनें ना मिले बल्कि उसका सही दाम किसानों को मिले, बेहतर दाम किसानों को मिले, ये लड़ाई जब राहुल गांधी ने लड़नी शुरू की तो साहब पूरा कॉर्पोरेट मीडिया राहुल गांधी के खिलाफ खड़ा हो गया। सैकड़ों करोड़ रुपए लगा करके राहुल गांधी की छवि खराब की गई। और अब जो बताया जा रहा है कि राहुल गांधी तो संविधान विरोधी है, राहुल गांधी तो दलित विरोधी है, जबकि ये एजेंडा कौन लेकर के आया आज की राजनीति में, आज के चुनावी माहौल में? वो राहुल गांधी लेकर के आया। महाराष्ट्र की धरती वो है जहां पर सामाजिक न्याय का बड़ा आंदोलन है और सामाजिक न्याय का बड़ा एजेंडा कारगर साबित होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव में यही दो राज्य थे जिसने बीजेपी को सबक सिखाया, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। उसी महाराष्ट्र में अब जो चुनाव होने जा रहा है, अगर नतीजे एमबीए के पक्ष में आते हैं राजीव जी, तो आप समझिएगा कि यह चुनाव थोड़ा सा फेयर हो रहा है। अदरवाइज अडानी साहब क्या खेल कर रहे हैं वहां, चुनाव आयोग क्या वहां खेल कर रहा है, यह भी देखना पड़ेगा। और वो भी देखना पड़ेगा कितने वोट कटे हैं, जिसकी चर्चा हम रोज करते हैं। ये कितनी अभी खबर पुख्ता है जी। जो यहां से बातें हो रही हैं, जो निकल करके खबरें आ रही हैं, तो महाराष्ट्र का चुनाव मुझे लगता है कि ये बहुत निर्णायक साबित होने जा रहा है। हरियाणा का उतना निर्णायक साबित नहीं हुआ, हालांकि हरियाणा के चुनाव ने नरेंद्र मोदी को एक ताकत दे दी, लेकिन महाराष्ट्र को किसी भी कीमत पर मोदी जी अपने लिए और अपने से ज्यादा अपने दोस्त के लिए गंवाना नहीं चाहेंगे। और इससे बहुत कुछ तय होने जा रहा है कि गुजरात लॉबी कितनी मजबूत रहेगी और आरएसएस का क्या होगा, यह भी देखने होगा। योगी आदित्यनाथ क्या करेंगे, ये इसके बाद बीजेपी के भीतर भी बहुत कुछ तय होने जा रहा है। इस चुनाव में सिर्फ ये नहीं है कि महाराष्ट्र में ये सरकार हट जाएगी, दूसरी सरकार आ जाएगी। देश की राजनीति पर भी बहुत कुछ असर होने जा रहा है। किसानों के लिए कुछ होगा कि नहीं होगा प्रावधान, उनको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सवाल भी महत्वपूर्ण होगा। महाराष्ट्र की जमीन पर, महाराष्ट्र के चुनाव में दलितों के साथ क्या होने जा रहा है, रिजर्वेशन को बढ़ाने की जो बात राहुल गांधी की है वो कितनी कारगर साबित होगी। यहां तो लेटरल एंट्री शुरू हो गई थी, वो तो पहले से चल रही थी। इस बार किसी तरीके से जब मुद्दा वो राहुल गांधी इस तमाम समाज ने उठाया तब उसको रोल किया। तो महाराष्ट्र का चुनाव सिर्फ ये सत्ता बदलने का या सत्ता बरकरार रहने का नहीं है। मुझे लगता है कि राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा 23 तारीख के बाद, इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है। और महाराष्ट्र के लोग मुझे लगता है बेहद विवेक संपन्न है,
बहुत वैचारिक हैं और वो निर्णय करेंगे कायदे से, वो किसी अडानी के झांसे में आने वाले नहीं है, ऐसा मुझे यहां से प्रतीत होता है। और हम ये कम से कम कामना करते हैं। बाकी जमीन पर जो होगा वो आप बेहतर देख रहे हो राजीव जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। ज़मीन पर बहुत कुछ हम लोग मराठवाड़ा, फिर कोंकण, उसके अलावा मुंबई और अब विदर्भ, ये सब अलग अलग क्षेत्रों से हम लोग गुजर चुके हैं और बहुत कुछ हम लोग देख चुके हैं और बहुत कुछ यहाँ से निकाल कर आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं और बहुत कुछ पहुँचाना बाकी है। और इसलिए यहाँ की जो, क्योंकि अलग अलग तस्वीरें हैं और बिल्कुल सेक्टर वाइज बटा हुआ पूरा का पूरा महाराष्ट्र आपको नज़र आता है अगर इसको 5 या 6 हिस्सों में बांटकर देखा जाए तो। इसलिए भी, और जब अब चूंकि विदर्भ में हम हैं और विदर्भ में किसानों का मसला सबसे ज्यादा यहाँ पर हावी रहा है यहाँ के चुनाव में, तो उस मसले पे भी हम चर्चा आगे करेंगे। एक ओपनिंग कमेंट चाहूंगा जल्दी से प्रेम कुमार जी आपसे भी। नागपुर और नागपुर में ये जो एपी सेंटर बना हुआ है, एक उधर मराठवाड़ा है, एक मुंबई है और एक इधर नागपुर है, जरा इस पर आपके विचार क्या हैं ये रखिए। शुक्रिया राजीव जी। महाराष्ट्र के चुनाव में अब ज़्यादा समय नहीं है, चुनाव प्रचार खत्म होने वाला है और 2 बीजेपी के बड़े दिग्गज चुनाव प्रचार के मैदान से बाहर हो गए हैं। पहले नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। कहने को तो ये है कि अमित शाह जी मणिपुर की स्थिति संभालने गए हैं, लेकिन मणिपुर में हालात तो हर दिन लगातार खराब हो रहे थे, लेकिन कोई भी चुनाव प्रचार छोड़कर नहीं जा रहे थे। और आज कांग्रेस के नेताओं ने भी कहा है, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी कहा, प्रियंका गांधी जी ने भी कहा कि देश विदेश सैर करने की फुर्सत रही नरेंद्र मोदी जी को, लेकिन मणिपुर जाने की फुर्सत नहीं रही। इसके बाद आप देखें, आपका जो प्रश्न है, जो मुंबई से संबंधित, विदर्भ से संबंधित जो 2-3 हिस्सों में आपने बात बांट कर कहा, विदर्भ निश्चित रूप से एक निर्णायक लड़ाई के लिए तैयार खड़ा है। वहाँ की समस्याएं चाहे किसानों से जुड़ी हो, उसको कांग्रेस ने मुद्दा बनाया है और पूरे इलाके में लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था और इस बार भी चूंकि मुद्दों को पकड़ा है, एनसीपी के साथ भी गठजोड़ है, तो विदर्भ जो है राजनीतिक रूप से कांग्रेस के पास एक मौका है कि पुराने परफॉर्मेंस को वो दोहरा करके लोकसभा चुनाव वाले वो जवाब दे। और इसी तरह से मुंबई ठाणे का जो इलाका है, वहाँ एक तरह से उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के मिल जाने के बाद, एनसीपी की ताकत जुड़ जाने के बाद वहाँ स्थिति इनकी बहुत मजबूत है और जो लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस हुआ था उसके हिसाब से अगर परफॉर्मेंस रहता है, जो दिखता है, तो वहाँ बीजेपी के लिए मुश्किल हालात हैं। ये सिर्फ चुनाव के विश्लेषण की बात नहीं है, ये चुनाव जिन मुद्दों पर आगे बढ़ा है उसके इर्द गिर्द विश्लेषण की बात है। सही कह रहे थे प्रोफेसर रविकांत जी कि ये चुनाव राजनीतिक दलों के बीच का चुनाव होने के बजाय ये कैपिटलिस्ट और माने मोनोपोलिस्ट और उसके अगेंस्ट में जनता की लड़ाई बनकर रह गई है। अब जनता के सामने सीधा सा प्रश्न है कि क्या सरकार को धारावी की जमीन दे देने के लिए सरकार को बिकने की आज़ादी आप देंगे, सरकार को खरीदने की आज़ादी आप देंगे? ये सवाल सीधे जनता के बीच में है और राहुल गांधी ने इस बात को बहुत मजबूती से उठाया है, प्रियंका गांधी ने उठाया है और सेफ वाली जो बात कही है, आपको याद होगा कि कुछ समय पहले एक तस्वीर राहुल गांधी ने जारी की थी, एक है तो सेफ है, उसमें 5 लोगों की तस्वीर थी। और आज प्रियंका गांधी के बयान को हम देखें तो सेफ का मतलब आप तिजोरी समझिए, वो तिजोरी की रक्षा के लिए एक हुए हैं और राहुल गांधी ने वो तस्वीर जारी की थी। इसको प्रियंका गांधी ने क्लियर कर दिया है। पूरी लड़ाई जो है जनता बनाम मोनोपोलिस्ट कैपिटलिस्ट है, जो सरकार खरीद रही है क्योंकि उसको जनता की जमीन चाहिए, यहाँ पर लड़ाई है। इसीलिए लड़ाई बदल गई है और
जो घुसपैठिए का सवाल, मणिपुर का सवाल, वो तमाम चीजें जो थी उन सब का जवाब देने में भी, चाहे झारखंड हो या महाराष्ट्र हो, तो ये पीएम और एचएम दोनों असमर्थ हो गए। अब उनको जवाब सूझ नहीं रहा। रोटी बेटी भी करके देख लिया, घुसपैठिया करके देख लिया, रोहिंग्या करके देख लिया, और कोई जवाब अब नहीं सूझ रहा है, तो इन्होंने मैदान ही छोड़ दिया है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, मैदान छोड़ दिया है। जरा इधर आना चाहता हूं जल्दी से, प्रशांत टंडन जी के पास फिर आता हूं। राहुल लाल जी आपके पास। प्रशांत जी, जब हम इन तमाम एरियो से निकल के ये जो क्षेत्र हैं, चाहे मुंबई वाला पार्ट हो, चाहे कोंकण हो, चाहे मराठवाड़ा हो, अब विदर्भ में है, और विदर्भ में आज हम लोग अमरावती में थे किसानों से, और सबसे बड़ी चीज़ है कि उन किसानों के साथ हम खेत में थे, और जहां दलहन की फसल थी, लेकिन उसके बाद भी परेशानियां। और इस रिपोर्ट को दोस्तों आप लोग देखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है, और किसानों के ऊपर और किसानों के नाम पे विदर्भ में राजनीति क्यों हो रही है, ये समझने के लिए इस रिपोर्ट को देखना ज़रूरी है कि आखिर किसानों की समस्याएं क्या हैं। ज़रा आपसे समझना चाहता हूं, क्या विदर्भ किसान केंद्रित राजनीति को देख रहा है? और जो 20 तारीख को 23 को रिजल्ट आएगा, और उसमें आपने अभी कहा कि विदर्भ जो है वो 65 सीटें हैं यहाँ पे, और एक महत्वपूर्ण भूमिका विदर्भ उसमें निभाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि 20 तारीख को जब रिजल्ट से पहले वोटिंग होगी, उस समय क्या यही किसान अपनी समस्याओं के साथ साथ वोट डालते हुए नजर आते हैं, जैसे अभी आप देख के आ रहे हैं? जी, आज हम लोग अमरावती गए थे, वर्धा होते हुए अमरावती गए थे। रास्ते में और अमरावती में बात हुई है किसानों से, और लोगों से बात हुई, दुकानदारों से बात हुई, युवाओं से बात हुई। देखिए, बीजेपी का समर्थन यहाँ है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी का समर्थन नहीं है, लेकिन 2014 में जो बीजेपी ने कांग्रेस को बुरी तरह हराया था, वहाँ से बीजेपी पीछे जाती हुई दिखती है, और वो आप जब जनता के बीच में जाते हैं तो भी दिखाई देता है। जैसा मैंने कहा कि लोकसभा के इलेक्शन में 44 विधानसभा सीटों में, 62 में से 44 विधानसभा सीटों में महाविकास आघाड़ी असेंबली सेगमेंट्स में आगे थी। तो और कांग्रेस का 2019 की विधानसभा में 15 सीटों का प्रदर्शन था यहाँ पे। मुझको लगता है कि कांग्रेस कम से कम उतना तो रिटेन करेगी, थोड़ा उससे आगे भी जाएगी, और लगभग यहाँ पे 33-34 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर है, और वो सीधी टक्कर में कांग्रेस को, मुझे लगता है ऐसा कि यहाँ पे कांग्रेस बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है, इसलिए प्रियंका गांधी भी यहाँ पे है। दूसरी बात, राहुल गांधी थे अमरावती में, राहुल गांधी थे, अभी पोहा बना रहे थे कल, आज आप खाए हैं वहीं पोहा जाके? जी, तो राहुल गांधी यहाँ पे थे, कांग्रेस के दूसरे नेता यहाँ पे हैं, डेरा डाले हुए। हम जिस होटल में थे उस होटल में भी तमाम नेता थे। कांग्रेस ने ताकत अपनी लगाई है यहाँ पे, और नाना पटोले भी इसी इलाके के हैं, नेता प्रतिपक्ष भी इसी इलाके के हैं, तो कांग्रेस की ताकत यहाँ पे है। और आज जब किसानों से बात हो रही थी, देखिए यहाँ पे सोयाबीन, कपास, अरहर, इन सब के बहुत मुद्दे हैं। हम चर्चा उस रिपोर्ट में की है कि किसान किस तरह से त्रस्त है। तो किसान तो बहुत खिलाफ है सरकार के, और वो इतना खिलाफ है कि वो इस बार तो वोट जो है नहीं देने जा रहा है। दूसरा कि इसी इलाके में योगी जी भी आए थे, और जो बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा महाराष्ट्र के पूरी राजनीति को उन्होंने हिला दिया, या बीजेपी को हिला दिया वो कह के, वो भी इसी इलाके से देके गए थे, विदर्भ के इलाके से ही, जहां हम लोग अभी खड़े, वहां से कुछ किलोमीटर दूरी पर उनका वो भाषण हुआ था। लेकिन किसानों का, महिलाओं का, छात्रों का रुख देखकर ऐसा लगता है कि शहरी क्षेत्रों में तो ज़रूर बीजेपी का एक बोलबाला है, लेकिन
ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर किसानों के बीच में बीजेपी को नुकसान होगा। अब होता है क्या राजीव जी कि हम लोगों को ग्राउंड पे कुछ दिखता है, ईवीएम से कुछ और आता है। तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि जो ग्राउंड से दिख रहा है वही ईवीएम से आए। जब तक चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं होगा तब तक ये कह पाना मुश्किल है कि जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, लोगों से बात करते हैं, नतीजे भी वैसे ही आए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये डिस्क्लेमर भी जरूरी है, ये जो आप कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्राउंड पे हम लोग जैसे अभी लगातार पिछले 5 दिनों से 4 दिनों से घूम रहे हैं, देख रहे हैं, उसके बाद जो आप तक पहुंचा रहे हैं, और अगर नतीजे कुछ और आते हैं तो ये डिस्क्लेमर बहुत ज़रूरी है कि वो उसके लिए भूल चूक लेन देन जो कहते हैं ना वो उसको मान लीजिए। लेकिन आना चाहता हूँ राहुल लाल जी, आप भी घूम के आए हैं और महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत नज़दीक से देख के आप भी आए हैं, बहुत उस एरिया में गए जिस एरिया में हम लोग नहीं गए हैं, और इसलिए भी आपसे समझना चाहता हूँ कि आपने क्या कुछ देखा है। और अब जबकि हम यहाँ ग्राउंड जीरो पे हैं, नागपुर में हैं, और बहुत सारी बातें बता चुके हैं, पहुँचा चुके हैं आप सब तक, तब आपकी प्रतिक्रिया यहाँ के महाराष्ट्र के इस चुनाव पर? राजीव जी देखिए, महाराष्ट्र के चुनाव में कुछ क्षेत्र में तो बिल्कुल ही जो महाविकास आघाड़ी की जो बढ़त है वो आंखों से बिल्कुल स्पष्ट तौर पे दिख रही है। जैसे कि विदर्भ में अभी आप हैं, नागपुर में हैं, आप अमरावती होते हुए आए हैं, तो ये पूरे क्षेत्र में अगर कहीं पर भी देखें, किसी भी सामान्य व्यक्ति को भी भेज दिया जाए तो वो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर देख पाएगा कि महाविकास आघाड़ी को अच्छी खासी बढ़त जो है वो महायुति के ऊपर उपलब्ध है उन्हें। मराठवाड़ा के क्षेत्र में भी बिल्कुल इसी प्रकार की स्थिति दिखती है। हम लोग अगर उधर भी जाते हैं तो वो चीजें दिखती हैं। कोंकण के क्षेत्र में जब जाते हैं थोड़े कांटे की टक्कर की स्थिति दिखती है। मुंबई और अगर आसपास के जो पूरे क्षेत्र है वहां पे भी महाविकास आघाड़ी जो है वो काफी बढ़त बनाए हुए लगातार नजर आ रही है। तो ये चीज तो है कि जो लोकसभा चुनाव में जो चीजें हुई हैं उसके बहुत ज्यादा बदलने की कोई जमीनी हालात, कोई जमीनी संकेत जो है वो ग्राउंड पर नजर नहीं आते हैं हम लोगों को। और ये कहना कि देखिए कांग्रेस पार्टी आप देख ही रहे हैं कि कितना मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, तो उसके तरफ से भी विदर्भ में पूरी ताकत और पूरी शक्तियां झोंकी गई हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इस चुनाव को जिस तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के प्रयास किए जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उस बटोगे कटोगे जैसे नारे वहां पे बिल्कुल नहीं चले। डे वन से मैं कह रहा था कि महाराष्ट्र की जो पूरी धरती है, पूरी भूमि है, वहां पे उसको स्वीकार करने वाला कोई नहीं है। तो इसमें वो नारे बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के फ्लॉप हो चुके हैं। और मुझे ऐसा दिखा ग्राउंड पे अलग अलग सारे क्षेत्रों में घूमते हुए कि वहां पे आदिवासी वोटों में कोई बंटवारे की स्थिति नहीं दिख रही है, वो महाविकास आघाड़ी को सीधे जाता हुआ दिख रहा है। दलित वोटर में बंटवारे की स्थिति नहीं है। यहां तक कि जो मराठा वोटर है और मुस्लिम वोटर है, ये सारे के सारे बिल्कुल एकमुश्त होते हुए ये वोट जो है वो महाविकास आघाड़ी में जा रहे हैं। मैं प्रोफेसर रविकांत जी के इस बात से सहमत हूं। मैं 4 दिन पहले ही महाराष्ट्र से वापस आ चुका हूं और उसी समय से बहुत ज्यादा मात्रा में जो है कि लोगों को गांव-गांव तक जो है वो पैसे पहुंचाए जा रहे थे, पैसे बांटे जा रहे थे, और वो राशि काफी बड़ी है वो। लेकिन उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन की जो है वो पूरी चुप्पी है, और कहीं पे उस प्रकार से जो धनबल का जो प्रयोग है उसको रोकने के किसी प्रकार के कोई प्रयास नहीं है। तो ये धनबल का बहुत ही बड़े पैमाने पर प्रयोग महाराष्ट्र के चुनाव में हो रहा है, ये एक वास्तविक सच्चाई है। लेकिन इसके साथ ही साथ एक चीज और ध्यान देने लायक वाला मामला है वहां पे कि जो महायुति है, महायुति में जो उत्तर भारत के दर्शक है उनको समझाने के लिए मैं थोड़ा बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का एक उदाहरण दूंगा। याद है दर्शकों को कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विधानसभा चुनाव में खड़े थे वहां पे चिराग पासवान ने अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए थे। राजीव जी आपको भी ध्यान में होगा। तो बिल्कुल ही वो चीजें जो है ना महाराष्ट्र में भी नजर आ रही है। और महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे वो काफी ज्यादा जो है कि बगावती जो प्रत्याशी उन्होंने बीजेपी के सामने में खड़े किए हैं, बीजेपी ने भी जो है एकनाथ शिंदे के सामने में खड़े किए हैं। अजीत पवार ने भी बीजेपी के सामने में कई प्रत्याशी खड़ा किए हैं। तो एक तरह से महायुति में सिर फुटबॉल की स्थितियां काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। महाविकास आघाड़ी में अगर हम लोग खोजे भी तो उस प्रकार के प्रयास 1-8% से ज्यादा दिखाई नहीं देती है। तो यह चीज सोचना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी एक तो 151 सीटों पर खुद लड़ रही है चुनाव, उसके अलावा 15 अपने उम्मीदवार उन्होंने जो है वो अजीत पवार के खेमे और जो है कि वो एकनाथ शिंदे के खेमे में भी उतार दिए हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को देखें तो 166 उम्मीदवार हैं उनके पूरे के पूरे मैदान में उत्तर महाराष्ट्र के संदर्भ में अगर हम लोग देखें।
तो बीजेपी को लेके उसके ही जो तमाम सहयोगी हैं वो काफी ज्यादा असुरक्षित होकर इन दोनों का, एक नाथ शिंदे बहुत पूरे ताकत के साथ अपनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं और बीजेपी को रोकने की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो तमाम दृश्य भी आप जब ग्राउंड पर जाएंगे तब सीधे सीधे आपको दिखेगा वो कि सिर्फ फुटबॉल की स्थिति बहुत ज्यादा है। जनता तो जो चयन कर रही है वो कर ही रही है, लेकिन उनके बीच में आपसी खींचातानी से बिहार में हम लोगों ने नहीं देखा था कि नीतीश कुमार ने भी प्रतिक्रिया के स्वरूप में चिराग पासवान के सामने में कैंडिडेट खड़ा नहीं किए थे, लेकिन यहाँ पे दोनों ही पक्षों के द्वारा एक दूसरे के सामने में कैंडिडेट्स खड़े किए गए। तो मुझे लग रहा है तो बिहार में नीतीश कुमार को अच्छा खासा नुकसान हो गया था चिराग पासवान के कैंडिडेट खड़ा करने से। उससे ज्यादा नुकसान की स्थिति में यहाँ पे महायुति की पार्टियां आपसी सिर्फ फुटबॉल में भी रहने वाली है। राजीव जी सही कह रहे हैं आप। यहाँ पर महायुति बनाम महाविकास अघाड़ी और दोनों में जबरदस्त मुकाबला, लेकिन नैरेटिव सेट करने की जहां तक बात है, यानी चुनावी मुद्दा क्या हो और इन मुद्दों पर किन मुद्दों पर कौन सा गठबंधन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा है, इसमें कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी आगे नजर आता है। और जमीनी हकीकत यही है। जमीन पर जब हम देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो महिलाओं का मुद्दा हो, चाहे वो विकास का मुद्दा हो, चाहे गरीबी का, बेरोजगारी का मुद्दा हो, ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिसको बार बार लेकर के महाविकास अघाड़ी सामने आता है। और इसके साथ साथ दो मुद्दे और आ गए हैं जिसमें न्याय की बात है, सामाजिक न्याय की बात है। और जब सामाजिक न्याय की बात आती है तो फिर संविधान की बात आती है, और जब संविधान की बात आती है तो दीक्षा भूमि आपको ध्यान आता होगा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर से क्या जुड़ाव है इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो और दूसरी बात जो आती है वो जाति आधारित जनगणना की आती है। यानी मुद्दों की जब बात करें तो मुद्दे अपार हैं यहाँ पर महाविकास अघाड़ी के लिए। और ऐसे में महाविकास अघाड़ी अगर आगे दिखाई न दे तो फिर पीछे कैसे दिखेगा, क्योंकि किस ढंग से एक नहीं बल्कि तीन बार यहाँ पर ये हुए सरकारें बदली आई गई और उसके बाद परिस्थितियां कैसे बदली, ये सब कुछ आप लोगों ने देखा है। तो जरा आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। अमलेंदु जी, क्या मुद्दों में, या कहें कि मुद्दों के आधार पर एमबीए यहाँ पर बाजी मार चुका है, ये कहा जाए? आगे है, बाजी मार चुका है। और भारतीय जनता पार्टी के पास पाकिस्तान के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को भी झंडा पाकिस्तान पे जाके लहराना है और नरेंद्र मोदी को भी वही जाके लहराना है और अमित शाह को भी वही जाके लहराना है। तो पूरी बीजेपी को झंडा पाकिस्तान पे लहराना है। तो उनकी चिंताओं में ना महाराष्ट्र ना मणिपुर है। और मणिपुर को लेकर राजीव जी आज जिस तरीके से चर्चाएं चल रही है, उससे लगता है कि भारतीय पार्टी अब काफी दबाव में दिखाई पड़ रही है। और ये मुद्दे महाराष्ट्र में भी हैं। हेमंत सोरेन ने तो खैर आज मणिपुर को लेकर काफी जोरदार हमला बोला ही है भारतीय जनता पार्टी पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर। लेकिन जो मुद्दों की बात है, प्रियंका गांधी आज वहां बात कर रही है कपास की और सोयाबीन की। राहुल गांधी सोयाबीन के किसानों से बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जाकर पोहा बना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता रहे हैं कि कांग्रेस आपका भैंस छीन के ले जाएगी। देवेंद्र फडणवीस बता रहे हैं कि पाकिस्तान पे झंडा जाकर फहराना है। अरे भाई, पाकिस्तान पे झंडा भी फहरा लेना पड़ा, जाके किसानों की समस्या तो हल कर दो। तो किसान आत्महत्या कर रहा है, उसे प्याज का दाम नहीं मिल रहा, उसको सोयाबीन का दाम नहीं मिल रहा, उसको कपास का दाम नहीं मिल रहा, उसको संतरे का दाम नहीं मिल रहा। ये ठीक कर लो तो उस पर पाकिस्तान भी चले जाना। वैसे इनका पाकिस्तान से प्रेम अच्छा है। तो कुल मिला के राजीव जी अगर देखा जाए तो महाविकास अघाड़ी जो है वो स्थानीय मुद्दों की बात कर रहा है, किसानों के मुद्दों की बात कर रहा है, आम जनता के मुद्दों की बात कर रहा है। और कल जब आप बारामती से राजीव जी लाइव कर रहे थे तो झगड़ते हुए व्यक्ति आ गए थे, और उनमें से जो व्यक्ति आपसे बात करने लगा तो वो मुद्दे वही थे राजीव जी जो हम लोग लगातार चर्चा करते रहते हैं। वो एक आम जन ने हमारे कैमरे पे आकर वो सारे मुद्दे गिना दिए, जनता के मुद्दे इस चुनाव में मुद्दे बने हुए। और जाहिर सी बात है कि उन मुद्दों को संबोधित महाविकास अघाड़ी कर रहा है, महायुति मुद्दों को संबोधित नहीं कर रहा है। तो महायुति के पास क्या है कि किस तरीके से अडानी जी का कारोबार बढ़े, किस तरीके से गुजरात का दखल हो। तो यही मुद्दे जो है ये महायुति के हैं, और महाविकास अघाड़ी के पास जो मुद्दे हैं वो जनता के मुद्दे हैं। जी बिल्कुल, महाविकास अघाड़ी की बात, मुद्दों की बात, और किसके मुद्दे कहाँ हैं ये जानना भी जरूरी है। जरा एक बार फिर से आना चाहता हूँ प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। जरा रविकांत जी ये बताइए कि मुद्दों की बात जब हो रही है और संविधान की बात हो रही है, हालांकि ये सवाल पहले पूछ चुका हूँ
आज नहीं, कुछ दिनों पहले, लेकिन अब चूंकि 2 दिन बाद मतदान है और इस दौर में संविधान कितना बड़ा यहाँ मुद्दा बन चुका है। राहुल गांधी कल एक पोहे की दुकान पर पहुंचे, वहाँ उन्होंने पोहा खाया भी, बनाया भी, खिलाया भी, और आज हम लोग गए थे उसी पोहे की दुकान पे, उनका भी इंटरव्यू लिया है हम लोगों ने और हमारी सहयोगी आंचल ने। और वहाँ पे जो बातचीत हुई बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राम जी श्याम जी पोहे वाले हैं ये, और वहाँ भी संविधान की बात राहुल गांधी कर रहे थे और आज काफी भीड़ थी, वो लोग भी राहुल गांधी के इस जिक्र को आगे बढ़ा रहे थे। तो आपको लगता है क्या कि ये संविधान का मसला भी इस चुनाव में लोकसभा के चुनाव की तरह आगे बढ़ चुका है? ऐसे लोकसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने ब्लंडर किया था, संविधान बदलने की बात कह के ऐलान किया था कि 400 पार सीटें आएंगी तो हम संविधान बदलेंगे, और इस मुद्दे को राहुल गांधी ने लगातार लोगों के बीच में उठाया और उसके बाद जो नतीजे आए वो हम सबके सामने हैं। अब इसमें उस डिस्क्लेमर को भी मैं सामने रख रहा हूं कि अगर चुनाव आयोग फेयर चुनाव कराया होता तो नतीजे, वो जो 79 सीटों का फर्क है ना, 240 में से आप 79 घटा दीजिए, वहां पे बीजेपी होती। उत्तर प्रदेश में ही कम से कम 8 से 10 सीटें ज्यादा बीजेपी हारती। तो ये तो हालात है, और मुद्दा वही था जिसने सबसे ज्यादा प्रभाव डाला था लोगों पर। खास करके देखिए, एक सवाल उठता है कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में ही बीजेपी ज्यादा सीटें हारती है, और इन्हीं 2 राज्यों में संविधान बचाने का मुद्दा क्यों जोर पकड़ता है, क्यों ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ। इन दोनों राज्यों को आप देखिएगा, महाराष्ट्र डॉक्टर अंबेडकर की कर्मभूमि है, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, शाहू जी महाराज जो आरक्षण के जनक कहे जाते हैं, संविधान के आर्किटेक्ट बाबा साहब की धरती, और वहीं पर आरएसएस जो लगातार संविधान के विरोधी रहे, संविधान को जिन्होंने कभी सम्मान नहीं दिया। वो बात अलग है, जब 240 पे आ गए तो संविधान के आगे नाक रगड़ रहे थे मोदी, और सोच रहे होंगे कि अब ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। लेकिन फिर वही किया कि मोदी जी ने कहा कि एक खाली किताब है, लाल किताब है। अब संविधान के बारे में जब आप ये टिप्पणी करते हैं कि वो लाल किताब है, खाली है, राहुल गांधी ने पन्ने भी खोल करके दिखा दिए कि ये वो संविधान है जिसमें अनुच्छेद है। जो सज्जन पोहा बेच रहे होंगे, पोहा बना रहे होंगे, उनको भी उसी संविधान ने संरक्षण दिया है। और राहुल गांधी जैसा शख्स अगर उनके पास गया है तो ये संविधान की ताकत है कि उस व्यक्ति तक खींच करके ले गए। मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी जैसा शख्स जो अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कहते हैं, वो भी चुनाव मैदान में पहुंच करके और जनता को जनार्दन कहते हुए जिस तरह से सम्मान करते हैं, वो ढोंग ही करते हैं, ये सब जानते हैं। लेकिन वो ढोंग भी क्यों करते हैं? क्योंकि वो संविधान है, वो वोटिंग राइट है, वो देश के लोग जनता नहीं है, नागरिक है। लेकिन पिछले 10 साल में लगातार बीजेपी और आरएसएस इस देश के लोगों को आज्ञापालक समाज में तब्दील करना चाहते हैं। उनको केवल कर्तव्य बोध याद दिलाया जाता है, अधिकार क्या उनके हैं ये नहीं बताया जा रहा है। 5 किलो राशन लो, भिखमंगों की तरह लाइन में लग जाओ, लेकिन शिक्षा का सवाल मत पूछो। ये मत पूछो कि हमारी नौकरियां कहां गई हैं। संविधान ये अधिकार देता है। संविधान शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, आपका खाने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, और तमाम संस्कृति का, भाषा का, धर्म का, ये तमाम अधिकार वो देता है। तो संविधान ही वो किताब है जिसके जरिए इस देश के लोग नागरिक होते हैं और अपने अधिकार सुरक्षित रखते हैं, और ये संविधान उन्हें संरक्षित करता है। चाहे वो खास करके जो वंचित तबके हैं, दलित है, ओबीसी है, माइनॉरिटी है, महिलाएं हैं, उनको ज्यादा संरक्षण देता है। तो जो वंचित तबका है जिसने इस देश के डेमोक्रेसी को वाइब्रेंट बनाया है, उसके लिए संविधान बहुत बड़ा मुद्दा है।
उसके लिए राहुल गांधी का ये आह्वान ज्यादा प्रेरित करने वाला है। और उसके लिए नरेंद्र मोदी जिस तरह से उसे लाल किताब कहकर के अपमानित कर रहे हैं, और महाराष्ट्र में बैठ करके जब आप संविधान पर हमला करते हैं, ये कहते हैं कि खाली किताब है, तो ये डॉक्टर अंबेडकर का भी अपमान होता है। तो ये अपमान आप उस धरती पर जहां आप खड़े हैं वहां तो कोई बोल नहीं सकता है। नागपुर की धरती पर वो लोग भी जो रात दिन संविधान को खत्म करने के बारे में सोचते होंगे, सपना देखते होंगे, वो भी अपनी जबान से बोल नहीं सकते, उनकी हिम्मत नहीं है। तो महाराष्ट्र की जनता वो बाबा साहब के प्रति अपमान को, सम्मान के प्रति अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकती। और मोदी जी ने जो किया, देवेंद्र फडणवीस ने जो किया, वो बड़ा मुद्दा बन गया है और इसीलिए राहुल गांधी बार बार उस पर जोर दे रहे हैं। निश्चित रूप से यह मुद्दा निर्णायक होगा इस चुनाव में। वो किसानों का मुद्दा भी होगा, दलितों के इशू भी होंगे, उसमें मजदूरों के सवाल भी होंगे, लेकिन जो इमोशनल इशू है इस चुनाव का, वो निश्चित रूप से निर्णायक संविधान पर बीजेपी का हमला और संविधान की सुरक्षा में, संविधान के सम्मान के लिए खड़े होते हुए वो शख्स, वो राहुल गांधी, और अब तो प्रियंका गांधी भी कह रहे हैं कि हिम्मत है तो जरा कह करके दिखाओ ना। राहुल गांधी ने भी चुनौती दी कि कह करके दिखाओ कि हम कास्ट सेंसस नहीं कराएंगे, ये कह करके दिखाओ कि हम आरक्षण नहीं बढ़ाएंगे, ये कह करके दिखाओ कि हम संविधान खत्म करेंगे। ये अगर हिम्मत है तो कह करके दिखाइए। ये नहीं हो सकता। इस बात को नरेंद्र मोदी जान गए हैं लोकसभा चुनाव से, लेकिन मंशा तो उनकी यही है। और ये उनकी मंशा महाराष्ट्र के लोग जानते हैं, जान चुके हैं, क्योंकि वो धरती जिसकी है, वो कर्म क्षेत्र जिसका है, वो सामाजिक न्याय, पूरे जो जागरण है, नवजागरण जिसको कहते हैं, वो मराठी नवजागरण जी, वहां वो पूरी चेतना पैदा हुई है, वो चेतना बनी है, जिसको राहुल गांधी कहते हैं कि भगवान बुद्ध से लेकर के और डॉक्टर अंबेडकर तक ये पूरी चेतना उस संविधान में व्याप्त है। तो ये इशू निश्चित रूप से निर्णायक होगा, महत्वपूर्ण होगा, और इसलिए राहुल गांधी इस पर बार बार जोर दे रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। राहुल गांधी बार बार संविधान के मसले को क्यों ला रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात क्यों हो रही है, और ये क्या इस चुनाव का बहुत बड़ा एक अहम मुद्दा बन चुका है संविधान फिर से लोकसभा चुनाव के बाद से, क्योंकि अब 2 दिनों का वक्त शेष बचा है, इसके बाद वोटिंग होगी और फिर रिजल्ट सामने आएंगे और सब कुछ सामने होगा। लेकिन एक डिस्क्लेमर के साथ कि हम लोग जो धरातल पे देख रहे हैं, जो बता रहे हैं, वही सही होगा, अब ये हम नहीं कह सकते हैं। सच बताएं तो बड़ी ईमानदारी के साथ हम ये बात कह रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले प्रशांत टंडन जी भी कह रहे थे, हमारे दूसरे साथी भी कह रहे थे, इसलिए क्योंकि देखते कुछ और हैं, रिजल्ट कुछ और आता है। चुनाव आयोग इसमें अपनी कहीं ना कहीं विश्वसनीयता खो चुका है, ये तो साफ है। निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जब हम मुद्दों की बात कर रहे हैं, किसानों की बात, मैं कह रहा था किसानों की बात हम जरूर और विस्तार से करेंगे, और उस रिपोर्ट को जरूर हम चाहेंगे कि जब अपलोड हो जाए तो हमारे तमाम साथी देखें उसको। बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। लेकिन यहाँ पर क्या महिला सम्मान से लेकर, यानी लाडकी बहन योजना से लेकर किसान और मजदूर और विकास, ये सारे मुद्दे जो हैं वो बहुत हावी हैं। और इसके अलावा ये जो कई लोग ये भी कहते नजर आए कि नहीं, हम गद्दारों का साथ नहीं देंगे। कल आप याद कीजिए, आज भी कुछ लोग कह रहे थे, यानी कि जो 2 पार्टियां जो हैं अब 4 पार्टियों में बट गई हैं, उसको लेकर भी लोगों में। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि यहाँ का जो काम है, यहाँ का रोजगार और यहाँ की फैक्ट्रियाँ गुजरात भेजी जा रही हैं, ये भी पेनिट्रेट हो चुका है। ये मामला भी गांव तक पहुंच चुका है। अभी से थोड़ी देर बाद एक रिपोर्ट आप लोग देखेंगे दोस्तों इसी प्रोग्राम के बाद, और वो है बारामती का एक आखिरी गांव। उस गांव में हम लोग कल रात को लगभग 9:30 बजे उसको रिकॉर्ड किए हैं और आज आप तक पेश करेंगे उस प्रोग्राम को। इसके बाद उस गांव के लोगों से हमने मुलाकात की, बात की, और वो लोग भी, उस गांव के लोग अगर गुजरात का जिक्र कर रहे हैं कि यहाँ की फैक्ट्री गुजरात जा रही है, यहाँ की कंपनियों को नरेंद्र मोदी गुजरात ले जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ तक मामला पहुँच चुका है। देखिए राजीव जी, एक तो मुद्दे वो होते हैं जो हम अपनी आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं। दूसरा,
मुद्दे ये हिंदू मुसलमान करने वाला मीडिया बनाता है। आज हम कई दिनों से घूम रहे हैं राजीव जी, अलग अलग होटलों में ठहरते हैं, सभाओं में जाते हैं और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में जाते हैं। हमको ये जो हिंदू मुसलमान वाला मीडिया है इसके लोग नहीं दिखाई देते, लेकिन इनको स्क्रिप्ट दे दी जाती है। अब हम जब घूम रहे हैं और हमारे कई वीडियोस में ये बात आई होगी, क्योंकि हम जहाँ भी जा रहे हैं राजीव जी, हम कोई तय करके नहीं, हम लोग इस जगह जरूर तय करते हैं कि आज अमरावती जाएंगे, लेकिन अमरावती में किससे मिलेंगे ये तय नहीं होता है। तो हम बिल्कुल आम जनता खेतों के बीच में जाकर बात कर लेते हैं। कल रात में हम लोग बारामती चले गए और वो बिल्कुल आखिरी गांव बारामती का, वहाँ गए और सौभाग्य से लोग हमको मिल गए वहाँ पे खड़े हुए और हमने बात की। जब 4 लोगों से बात की तो लोग और जमा हो गए। तो बहुत रैंडम बात करने पर ये जो 2-3 चीज़ें समझ में आ रही है। एक, ये जो लाडकी बहना योजना है इसका असर तो है, लेकिन इसका स्वीपिंग असर नहीं है, जैसा कि मीडिया में बताया जा रहा है कि ये पूरा झाड़ू मार देगा। ये नहीं है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं महाराष्ट्र में ये बात भी कर रही हैं कि हमारा ही पैसा हमको दे रहे हो, हमको 10,000 रुपये महंगाई बढ़ाते हो, 1,500 रुपये देते हो। ये जो विमर्श है उसका काउंटर विमर्श है, और वो तमाम गरीब महिलाएं उन्हीं को मिलता है। तो ये मुद्दा मिडिल क्लास में ज़रूर होगा जिनको पैसा नहीं मिल रहा है, या उस मीडिया में होगा जो हिंदू मुसलमान करता है दिन रात। लेकिन आप ज़मीन पर जाएंगे तो ये मुद्दा है, लेकिन उसका एक काउंटर नैरेटिव भी आपको सुनाई देता है। तो एक स्वीपिंग इफेक्ट उसका नहीं होने जा रहा है। अब यही जो मीडिया है, ये जो विश्लेषक हैं, अगर एक तरफ तो ये कहते हैं कि साहब जिसका लाडकी बहना का असर हो रहा, तो झारखंड में मैया सम्मान स्कीम का क्यों नहीं होगा? या मैं पहले कह चुका हूँ इसको कि अगर लाभार्थी एक नई कंस्टिट्यूंसी बनाई थी तो वो लाभार्थी उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में कहाँ चला गया? उसने इतनी बुरी तरह बीजेपी को क्यों हरा दिया? तो ये कहना कि कोई एक स्कीम से स्वीपिंग असर हो रहा है, ऐसा ठीक नहीं है। दूसरा कि देखिए, अमरावती में 6 लोकसभा सीटों में 6 विधानसभा सीटें हैं। लोकसभा कांग्रेस के पास है, 6 में से 4 महाविकास अघाड़ी के पास है, 2 एक यहाँ पे क्षेत्रीय पार्टी यहाँ की उनके पास है, बीजेपी के पास एक भी नहीं। आज जब हम अमरावती में गए हैं तो अमरावती शहर को छोड़ के हमको और कहीं ऐसा नहीं दिखाई दिया गाँव में कि ये तस्वीर बदलने जा रही है। अब इलेक्शन कमीशन अपनी कुछ कारीगरी से बदल दे, बात अलग है, लेकिन हमको ग्राउंड पे ये सिचुएशन नहीं दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, तस्वीर बदलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और विदर्भ में महाविकास अघाड़ी काफी मजबूत दिखाई देता है। सबसे मजबूत अगर देखा जाए तो महाविकास अघाड़ी यहाँ दिखाई दे रहा है, विदर्भ में दिखाई दे रहा है, जहां तक जितना हम लोग घूमे हैं। जल्दी से आना चाहता हूँ प्रेम कुमार जी, आपके पास क्या कुछ आपके पास है, जरा अगर आप जोड़ना चाहें कुछ झारखंड से तो वो भी जोड़िए, और इधर हम लोगों की बातें आप सुन रहे हैं इसमें भी कुछ जोड़ना चाहें तो प्लीज जोड़िए। जी शुक्रिया राजीव जी। और देखिए, दोनों ही चुनावों में जो एक कॉमन बात है, जो सब पर हावी है और तमाम मुद्दों पर, वो कॉमन बात है कि सरकार चुराने की कोशिश हो। सरकार को अगर जन वोटर नहीं एकजुट हुआ तो उद्योगपति सरकार बना लेगा, अडानी सरकार बना लेंगे। ये कॉमन फैक्टर है। हेमंत सोरेन भी ये मुद्दा उठा रहे हैं कि जल जंगल जमीन पर अडानी की नजर है और हर हाल में ये आदिवासी को मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहते हैं। इसीलिए ये चुनाव
हमें मिल करके लड़ना है। सिर्फ एक सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, बल्कि अपने आप को बचाने का चुनाव है। ये हेमंत सोरेन इस तरह से बोल रहे हैं और लगभग यही बात महाराष्ट्र में भी है कि ठीक है, लाभार्थी योजनाएं रहेंगी, उसका असर भी रहता है, लेकिन लाभार्थी योजनाएं कहाँ नहीं होती हैं। भाई राजस्थान में तो 25 लाख का मेडिक्लेम था, फिर भी कांग्रेस नहीं जीती, 50 लाख कर दिया गया था। और भी बहुत सारे उदाहरण होते हैं, क्योंकि सिर्फ वोटर को लालची समझना ये गलत है। वोटर लालची नहीं है, लाभार्थी होना लालची होना नहीं है कि आपका पैसा लिया और आपको वोट दे दिया। सरकार का पैसा है, सब जानते हैं, और वो ये भी जान रहे हैं कि हमसे जो पैसे हमें जो पैसे बांटे जा रहे हैं वो कुछ करोड़ रुपए हैं, और जो अडानी को जो धारावी की जमीन दी जा रही है वो 1 लाख करोड़ की है। तो इस बात को भी वो समझते हैं। तो ये पूरे दोनों ही प्रदेशों में चुनाव वो सब छोटी मोटी बातों का है ही नहीं कि कौन किसको कितना लाभ मिल रहा है। वो कपास का की लड़ाई हो, प्याज उत्पादकों की लड़ाई हो, वो सब जान रहे हैं कि हमारी लड़ाई क्यों है, हमारा संकट क्यों है। क्योंकि ये सरकार प्रो कैपिटलिस्ट सरकार है, किसानों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहती, किसानों को रुला करके रखना चाहती है, बेरोजगारों को बेरोजगार रखना चाहती है, ताकि उनको वो जो लाभार्थी योजनाएं हैं उससे वो खुश हो जाएं कि हमें पैसे मिले, और इसका जो बेसिक मूल फायदा है वो उद्योगपतियों को मिले। ये लग सकता है कि हम जो बात बोल रहे हैं बड़ा सैद्धांतिक बोल रहे हैं, लेकिन आप हेमंत सोरेन के बयानों को सुनिए, कल्पना सोरेन के बयानों को सुनिए, इवन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के भाषणों को सुनिए, उद्धव ठाकरे और शरद पवार के भाषणों को सुनिए। सब में यही मैसेज है कि ये चुनाव आम चुनाव नहीं है। ये चुनाव सरकार हम सरकार चुनते हैं, आप सरकार चुनते हैं, और आपकी सरकार चोरी हो जाती है तो गद्दार कौन है, गद्दारों को सजा देने का चुनाव है। और गद्दार का मतलब ये नहीं कि एनसीपी से किसने गद्दारी की और उद्धव ठाकरे की पार्टी से किसने गद्दारी की, नहीं, पूरे लोकतंत्र के साथ कौन गद्दारी कर रहा है उसको सबक सिखाने का चुनाव है। इसीलिए ये चुनाव वो छोटी मोटी बातों पर जाएगा ही नहीं, जाता दिख ही नहीं रहा है। और आप समझ लीजिए, चुनाव आयोग कुछ भी कर ले, कितने इधर उधर कर ले, लेकिन जनता हरियाणा से सबक ले चुकी है। इसलिए हरियाणा का सबक काम आएगा और आपको नतीजे मिलेंगे वैसे ही जैसी जनता चाहती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हरियाणा से सबक क्या है ये तो वो वक्त बताएगा। 23 तारीख को 23 को रिजल्ट आना है दोनों राज्यों के चुनावों का, लेकिन उससे पहले गहमा गहमी का आलमा और उसमें मुद्दे क्या हैं इस पर चर्चा हम कर रहे हैं। जरा राहुल लाल जी आपके पास आना चाहता हूं। राहुल लाल जी, मुद्दों में क्या संविधान भी बहुत बड़ा मुद्दा आपको दिखाई देता है, और क्या किसानों का, और जब हम विदर्भ में हैं तो किसानों का मसला जिसमें सोयाबीन से लेकर कॉटन यानी कपास और उसके अलावा ऑरेंज यानी संतरा, इन सब के मुद्दे जो हैं यहाँ दिखाई देते हैं धरातल पे। और सबसे बड़ी चीज़ एक और वो भी है जो किसानों की आत्महत्या का मामला है, और उसमें ये विदर्भ काफ़ी आगे है, और ये एक दुखद पहलू है जिस पे रोक कोई भी सरकार, पिछली सरकारें और अभी तक जो भी सरकार है वो नहीं लगा पाई है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है कि किसानों की हालत कल भी वैसी थी, आज भी वैसी है। किसान कर्ज लेते हैं, कर्ज के बोझ के तले दब जाते हैं और बैंक के ब्याज सहित पैसे वापस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत कुछ है। जैसे आज ही हम लोग चर्चा कर रहे थे तो एक संतरे के बागान का एक ओनर है, 350 से ज़्यादा उसमें उनके पेड़ हैं संतरे के, लेकिन असमय बारिश के कारण हुआ ऐसा कि संतरा खराब हो गया और अब वो परेशान है। तो ये परेशानियां किसानों को उस दिशा में ले जाती हैं। लेकिन क्या ये जब मुद्दे आते हैं चुनाव में, और इस बार के मुद्दे, जो पहले भी आए ऐसे मुद्दे, लेकिन इस बार का मुद्दा कितना फर्क नजर आता है आपको? राजीव जी, देखिए, किसानों का मुद्दा
केवल विदर्भ में ही नहीं, अगर हम लोग महाराष्ट्र के किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में जा रहे हैं, विदर्भ में तो खैर है ही काफी बड़ा मुद्दा, दूसरे क्षेत्रों में भी ये मुद्दा काफी बड़ा मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी को काफी परेशान करने वाला है। याद होगा कि 30 सितंबर को वहां पे गाय माता को जो है कि वो एक तरह से कैबिनेट की बैठक में गाय माता घोषित किया गया था महाराष्ट्र में। लेकिन जब मैं कई जगह पे पशुपालकों से मिल रहा था, पशुपालक बहुत बुरी तरह से बेचैन थे राजीव जी। जो गाय पालने वाले पशुपालक हैं वो भी बेचैन है इसमें भारी मात्रा में, क्योंकि जिस समय जब अभी जो वर्तमान में दूध की खरीद जो है वो 28 रुपया प्रति लीटर पे दूध जो है कि वो खरीदा जा रहा है, जबकि जो पिछली सरकार थी वहां पे 39 रुपया प्रति लीटर दूध खरीदा जा रहा था। और गाय पालकों का ये कहना है कि जो चारा है, जो चारे के उन्होंने हमें एक कट्टा भी, एक बोरा भी दिखाया था, वो पहले 1000 रुपया में आ रहा था, वो अभी 2000 में आ रहा है, यानी लगभग चारे की कीमत सीधे सीधे डबल हो गई। और एक महत्वपूर्ण चीज, जब हम लोग बात करते हैं लाभार्थी योजनाओं को लेके राजीव जी, मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो किसानों को दिया जा रहा है, यह योजना महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान कर रहा है। यानी जब किसानों के अकाउंट पर पैसे आते हैं और उन्हें जब भारी नुकसान होता है, जैसे सोयाबीन के किसान है, उनको भारी नुकसान हो रहा है। अभी आपने संतरा के किसानों की बात की, भारी नुकसान हो रहा है उन्हें। हल्दी किसानों की बात करें, वो भारी नुकसान में है। 4 साल पहले तक हल्दी जो है राजीव जी वो 15,000 रुपया प्रति क्विंटल हुआ करता था। आज हल्दी का रेट जो है वो केवल 6,000 रुपया प्रति क्विंटल है महाराष्ट्र में, वो हम लोगों ने देखा है। तो वो उनको जब लगता है कि 2,000 रुपया किस चीज के लिए दिया जा रहा है, क्या हम लोगों को लूटने के लिए, वो 2,000 रुपया को इस रूप में देखते हैं जैसे कि वो मरहम का भी काम ना करे। वो किसानों को चिढ़ाने वाला कदम है सरकार का। तो इसलिए हर योजना, हर लाभार्थी स्कीम सरकार को लाभ दे जाए, वो स्थितियां नहीं है। महाराष्ट्र में परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। सोयाबीन किसानों पे हम लोगों ने देखा कि अब देवेंद्र फडणवीस जो है तो भारतीय जनता पार्टी अब घोषणा कर रही है कि उनके रेट को बढ़ा के 6,000 रुपया प्रति क्विंटल कर दिया जाएगा। भाई आप तो 2019 में भी यही घोषणा कर रहे थे, 2014 में भी यही घोषणा कर रहे थे, तो इस घोषणा पे कब तक आप कायम रहेंगे? जबकि वर्तमान में जो वहां पे अभी केंद्र सरकार का जो एमएसपी है, कम से कम उसी 4892 रुपया केंद्र सरकार की एमएसपी है सोयाबीन के ऊपर, वही रेट आप नहीं दे पा रहे। 3,000 रुपया प्रति क्विंटल बिक रहा है वहां पे राजीव जी। तो किसानों का जो मामला है वो बहुत बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने जा रहा है। जो दूसरा आपने कहा संविधान का मामला, आरक्षण, देखिए संविधान को लेके जो लहर, जो गति की स्थिति बनी थी लोकसभा चुनाव में, वो अभी भी है। जिस तरह से संविधान को लाल किताब कह के प्रधानमंत्री या फिर भारतीय जनता पार्टी हमला करती है, तो फिर ये तो वो जगह है जो ज्योतिबा फुले की जगह है, ये अम्बेडकर की जगह है। वो वहां पे संविधान को लेकर बहुत ज्यादा ही जो है कि लोग बहुत ज्यादा आक्रोश में आ जाते हैं जब संविधान के ऊपर हमला होता है। और जो सबसे बड़ा बिंदु जो कि आप लोगों ने बारामती में कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी सुना आपने, ये जो मराठी अस्मिता बनाम उसके ऊपर गुजराती प्रहार, क्योंकि देखिए जब मुंबई में तो हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं राजीव जी कि अगर यहाँ पे फिर से सरकार बनेगी तो वहां जनता के बीच में ये संदेश है कि मुंबई का जो आर्थिक राजधानी वाला दर्जा है, यानी जो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, शेयर बाजार से संबंधित चीजें, वो भी अहमदाबाद ले जाया जाएगा। पूरे जो महाराष्ट्र है वहां पे आप देखिए बेरोजगारों की भारी संख्या है, और उन बेरोजगारों के बीच में केवल एक ही उनके बीच में एक ही आक्रोश है राजीव जी कि हमारे कल कारखाने जो उठा के जो है कि यहां से गुजरात ले जाया जा रहा है। कम से कम नागपुर में 500 जो है कि कल कारखाने आने वाले थे जहां पे आप खड़े हैं वहां पे, और उनमें से आधे से ज्यादा जो है वो गुजरात की तरफ डाइवर्ट हो गए। तो सोचिए कि वहां के युवाओं में कैसा आक्रोश होगा। ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो अगले 2 दिन केवल चुनाव के बचे हैं। और मैं पूर्व के वक्ताओं के इस बात से सहमत हूं कि भले ही इस चुनाव को ये मैं भी मानता हूं कि अडानी बनाम जनता का चुनाव है, लेकिन जनता ने बिल्कुल एक तरह से ले लिया है, वो उन्होंने प्रतिज्ञा ले लिया है कि वो चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो जो है कि महाराष्ट्र हो, वो अपने अधिकारों को लेकर रहेंगे और उन्होंने जो निर्णय लिया है वो उसके ऊपर कायम रहेंगे। और उस दृष्टि से मुझे महाविकास आघाड़ी के जीत में कोई संशय, किसी प्रकार का संशय मुझे दिखाई नहीं दे रहा राजीव जी। जी बिल्कुल, कल शाम को जब हम न्यूज पॉइंट करेंगे तो हम इतना ज़रूर बताने लायक रहेंगे कि सरकार किसकी बन रही है। बाकी तो राजीव कुमार जाने, मैं राजीव रंजन श्रीवास्तव हूँ, वो राजीव कुमार हैं, वो बड़े हैं, वो जाने, है ना प्रशांत जी। क्योंकि कल हम लोगों का यहाँ आखिरी दिन है, उसके बाद परसों से फिर वापस हम अपने अपने दफ्तर में होंगे, यानी अपने दिल्ली के दफ्तर में, और वहाँ से न्यूज़ पॉइंट परसों से, और कल ऐसे भी
क्योंकि कल के बाद चुनाव का प्रचार का शोर भी खत्म हो रहा है और उसके बाद तैयारियां शुरू हो जाएंगी। लेकिन एक क्लोजिंग कमेंट आपसे चाहूँगा कि जब मुद्दों की बात हो रही है और मुद्दों में और इन मुद्दों के साथ साथ जब हम लोगों के बीच जा रहे हैं तो तस्वीर बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है। प्रशांत जी, जो आप कह रहे थे, धारावी की महिलाएं ही नहीं बल्कि बारामती की महिलाएं भी कह रही हैं कि जो पैसे मिल रहे हैं वो हमारे ही पैसे तो हैं। मतलब ये जो एक लोगों के बीच अवेयरनेस है। देखिए, हम जहाँ खड़े हैं, हमारे पीछे जो दीक्षा भूमि है, ये महाराष्ट्र की जो ज़मीन है ये सामाजिक आंदोलनों की ज़मीन है और संविधान बनने से पहले यहाँ पे एक राजनीतिक चेतना थी और वो अभी भी मौजूद है। तो इसलिए आप देखिएगा कि जब योगी ने बोला कि कटेंगे तो बटेंगे, तो बीजेपी के अंदर से आवाज़ उठी, महायुति के अंदर से आवाज़ उठी कि ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि बात मुस्लिम वोटर की नहीं है, केवल बात यह कि महाराष्ट्र की जनता इसको स्वीकार नहीं करती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे और आप देखिएगा 23 तारीख को हम लोग चर्चा करेंगे कि जो योगी का ये बयान था इसने महायुति को कितना नुकसान पहुँचाया। दूसरी बात कि जो विदर्भ में अभी तक हमने देखा है, विदर्भ में देखने के बाद हम ये कह सकते हैं, आज कल और हम लोग इसको तफसीस करेंगे, लेकिन आज जो दिखाई दे रहा है कि मुद्दों के आधार पर और मुद्दों का जो पेनिट्रेशन है, चाहे वो गुजरात ले जाने वाले वो हो प्रोजेक्ट हो या रोज़गार का मामला हो या किसानों का मामला हो, खासकर उससे लग रहा है ऐसा कि कांग्रेस विदर्भ में या महाविकास आघाड़ी विदर्भ में अपनी परफॉर्मेंस या तो उतनी ही बरकरार रखेगी या इम्प्रूव करेगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कल इसको और भी हम नज़दीक से देखेंगे और समझेंगे और उसके बाद कल शाम को जब न्यूज़ पॉइंट लेकर हम आएंगे तो और भी बहुत कुछ बताएंगे। इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। बहुत शुक्रिया अदा करता हूं प्रोफेसर रविकांत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेम कुमार जी, राहुल लाल जी।